एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना, ये परसेंटेज कंपोजिशन का एप्लीकेशन पार्ट है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स का गिवन परसेंटेज होता है और परसेंटेज से हम लोग उसका एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में लिखना कि इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ, इट इज मतलब लिखा हुआ ना एक बार, ठीक। इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ, it is the simplest ratio of number of atoms present in a molecule, simplest ratio of number of atoms present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में जो उसके एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करें कि अगर C2H4 के बारे में बात करते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन 1 हो जाए और कार्बन क्या हो जाए, कार्बन 1 हो जाए और हाइड्रोजन क्या हो जाए, 2 हो जाए। ये सिंपलेस्ट रेशियो है। उसी तरीके से अगर C3 और H6 के बारे में बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, CH2। C2H6 के बारे में बात करें तो CH3। बेसिकली ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। अगर मान लो कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल ले ले C2H2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड है, तो यहाँ पर देखो इनका रेशियो क्या है, 2:4 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है, HCO2। अगर ग्लूकोज के बारे में पूछे कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पर इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, CH2O। तो इस पार्ट वाले जो है इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इनको क्या कह रहे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला का जो डेफिनेशन लिखा है वो चीज समझ में आ गया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल। अगर मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका फर्दर पॉसिबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O का पूछा जाए कि H2O का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो H2O का एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O ही होगा। बेसिकली एटम्स जो होते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये कभी भी फर्दर बाई पार्ट्स में नहीं होते, मतलब ये हाफ में ये इस तरीके की चीजें नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर मान लो ऐसा है कि पेरोक्साइड है H2O2 है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हुआ, दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, और ये आपका एक कंप्लीट इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यस नो। अब हम लोग यहाँ पर इसके कैलकुलेशन के लिए बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इफ देयर परसेंटेज इज गिवन। उसका अगर परसेंटेज गिवन होता है तो उस चीज को देखो हम लोग यहाँ पर कुछ स्टेप्स में यहाँ पर बात करेंगे। और तो बेसिकली देखो यहाँ पर इसको कुछ पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ये सीरियल नंबर इसका, ये एलिमेंट्स, ये उनके गिवन परसेंटेज, और यहाँ पर एक पार्ट्स आता है, उस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो ये बेसिकली आपको एग्जाम में गिवन रहेगा, ये वाला जो पार्ट है ये आपके एग्जाम में गिवन होगा। दैट इज फर्स्ट पार्ट क्या है, सीरियल नंबर, SN नंबर है ना, ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम। नेक्स्ट इज गिवन परसेंट, ये यहाँ तक का पार्ट आपके एग्जाम में गिवन होगा और उससे आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट पार्ट ये हम लोग का स्टेप 1 काम होता है, ये चीज हम लोग को सिखाना है, दैट इज स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं, जो भी गिवन परसेंट है उसको उसके एटॉमिक मास से क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। फर्स्ट के हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, एलिमेंट कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का परसेंटेज 75% बाय मास है और हाइड्रोजन क्या है, 25% बाय मास है। ये आपके एग्जाम में गिवन होगा, दैट इज 75% एंड 25%। अब इनका हमें इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना, ये इस तरीके से यहाँ पर स्टेप में लिखना, डिवाइड द गिवन परसेंट बाय
देयर एटॉमिक मास, उसके एटॉमिक मास से उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर गिवन परसेंट 75 है और उसका एटॉमिक मास कार्बन का क्या है 12। तो 75/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 25/4 आ जाएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कर भी दिए तो कोई नुकसान वहां पर नहीं है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का परसेंटेज 25 है और इसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो 25/1। तो ये किसके बराबर आ गया 25। फर्स्ट स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप में क्या करना है हम लोग को, गिवन परसेंट को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप लिखना, ये स्टेप 2 है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट स्टेप के वैल्यू आया ना, इसको कंपेयर करते हैं और इनमें जो स्मॉलर वैल्यू, जो सबसे छोटा वैल्यू है, उसे सभी को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड द वैल्यू ऑफ स्टेप 1 बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दैट स्टेप। उसी स्टेप का जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 25/4 है और एक 25 है, स्मॉलर वैल्यू कौन सा है 25/4। इससे काम करना है, दोनों को डिवाइड करो। तो डिवाइड जो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये देखो 25/4 डिवाइड बाई 25/4, ये किसके बराबर है 1। नीचे देखो यहाँ पर क्या करना, 25 को क्या किससे डिवाइड करना है 25/4 से, स्मॉलेस्ट वैल्यू से। तो 25 डिवाइड बाई 25/4, ये क्या आ गया 4। यहाँ पर जो ये 1 और 4 आया ना, यही वो एटम्स का रेशियो है, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कहने का मतलब ये कार्बन का रेशियो क्या आ गया 1, हाइड्रोजन का रेशियो क्या आ गया 4। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH4। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पार्ट समझ में आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में देखो ऐसा हो सकता है कि ये रेशियो जो है हर बार इंटीजर के फॉर्म में ना हो सकता है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में तो फिर क्या करेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे उसका बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो थर्ड स्टेप लिखना, इफ द वैल्यूज ऑफ स्टेप 2 is in form of integer, अगर ये इंटीजर के फॉर्म में है, राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या करो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लो। इफ नॉट, अगर नहीं है तो, इफ नॉट देन कन्वर्ट इट इनटू integer, then write empirical formula। अगर किसी केस में ऐसा है कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, तो क्या करोगे उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे। थर्ड स्टेप का एक एग्जांपल लेते हैं तो ये चीज क्लियर आ जाएगा। अभी तक इस स्टेप में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। है क्वेश्चन है CPP 13 देखना, 13 देखो क्वेश्चन बड़ा पड़ा। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एलिमेंट क्या ले रहे हैं आयरन, एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन एंड देयर गिवन परसेंट। ये परसेंटेज कंपोजिशन है बाय मास, गिवन परसेंट। आयरन का 70 है, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 30। बस ऐसे कंपाउंड में आयरन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का परसेंटेज है, एक 70 है दूसरा 30। आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर O2 नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट का कर रहे हैं। स्टार्टिंग में देखना एलिमेंट लिखे थे। अगर मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या लेंगे 2 लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, गिवन परसेंट बाय देयर एटॉमिक मास। गिवन परसेंट क्या है 70/56।
क्या इसको 10/8 लिख सकते हैं? फर्दर भी डिवाइड हो सकता था लेकिन ज़रूरत नहीं है। इसको 7 से डिवाइड करें तो 10/8 आ जाता है। दूसरा ये ऑक्सीजन का गिवन परसेंटेज 30 एंड एटॉमिक मास इज 16। इसके परसेंटेज 30 है और एटॉमिक मास 16, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कितना आ रहा है? 15/8। इसलिए इसको 5/4 में नहीं, क्योंकि इससे अब इजीली हम लोग कंपेयर करेंगे स्मॉलर वैल्यू का। अब ये बताओ दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सा है? 10/8। स्मॉलर वैल्यू क्या है? 10/8। तो 10/8 से क्या करोगे? सभी को डिवाइड करोगे। 10 नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? इन जो वैल्यू है इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे सभी को। तो 10/8 डिवाइड बाई 10/8 ये किसके बराबर हो जाएगा? 1। और अगला क्या है? 15/8 डिवाइड बाई 10/8 ये किसके बराबर आ रहा है? 15/10। तो 15/10 को और छोटे फ्रैक्शन में तोड़ो, 3/2 आएगा। 3/2 1.5। अब देखो क्या ये नंबर इंटीजर में है? इंटीजर में नहीं है, फ्रैक्शन में। अगर ये इंटीजर में रहता तो सीधे इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देते, लेकिन इंटीजर में ये नहीं है तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर में। कैसे कन्वर्ट? तो सबसे आसान तरीका है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3। और एक को मल्टीप्लाई करोगे तो अगला को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात हम लोग किसका कर रहे हैं? रेशियो का। तो अब ये बताओ कि 2 और 3 आया, इट मीन्स आयरन के नंबर्स क्या है? 2 और ये ऑक्सीजन 3, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? Fe2O3। हमें लग रहा ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, और रेशियो अगर नहीं आ रहा तो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो बेसिकली Fe2O3, और ये लास्ट पॉइंट आप समझ में आ गया होगा कि इफ द वैल्यू ऑफ स्टेप 2 is in form of integer, write empirical formula. If not, then convert it integer and then write empirical formula. यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? तो empirical formula कैलकुलेट कर लोगे। अब आते हैं हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने में। ठीक है? नहीं नहीं, कैलकुलेटर नहीं यूज करना। एग्जाम में अगर परमिट होता तो हम मना कर, एग्जाम में अगर परमिट हो जाए तो कैलकुलेटर हम बोलेंगे यूज कर लो, वहाँ पे आदत खराब हो जाएगा ना। इंपेरिकल फॉर्मूला में एक चीज कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। हाँ, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा यूज कर सकते हो। अगर मान लो कहीं पर ऐसा है कि 1.1 आ रहा है तो 1 लेके चल सकते हो, 0.95 आया तो 1 लेके चल सकते हो, अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। आ जाएगा, उसको कैलकुलेट करो। अब यहाँ पर हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पॉइंट तक हम लोग आ गए। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला तो स्मॉलेस्ट रेशियो है। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला का यूज होता है, जहाँ पर पहले हम लोग n यूज करते हैं। पहला ये कि n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n एक नंबर है, इंटीजर है। और ये क्या होता है? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम में ये जो है वो गिवन होता है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कैलकुलेट किए उससे उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका किसी एक नंबर के टर्म में आ जाएगा, और ये जब नंबर के टर्म में आएगा तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू ये जो वैल्यू आ रहा है n इंटू क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला लिखो, अभी एक एग्जांपल लेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। n कैलकुलेट करना है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिख ली उसको। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड if
its molar mass is 30 gram per mole and their percentage composition has कार्बन 80% है एंड हाइड्रोजन इज 20%। सिंपल सा क्वेश्चन इस बार दिए हैं सो दैट कि हम पहले सीख ले कि कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, परसेंटेज गिवन है और इस पर हम लोग को काम करना है। अब देखो हर बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज कार्बन, सेकेंड इज हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज कितना है 80, ये कितना है 20। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बोलो, गिवन परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो ये 80/12 ये क्या आ जाएगा 20/3 और ये 20/1 क्या हो जाएगा ये 20। तो ये स्टेप 1 हो गया। अब हम वैल्यू कंपेयर करेंगे कि स्मॉलर वैल्यू कौन सा, तो ये अब इसे क्या करेंगे सभी को डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ 20/3 20/3 इसकी वैल्यू 1 और ये 20/20/3 ये किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर। इट मीन्स द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:3। यही होगा। क्या यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH3। नाउ टेल मी व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल ये फॉर्मूला है, इसका मास कैलकुलेट करना 15 हो जाएगा। कार्बन का 12 × 1 प्लस 3 × 1 फॉर द हाइड्रोजन, ये किसके बराबर आ रहा है 15। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है कितना 30। देखो क्वेश्चन में गिवन है ये सारी चीजें। क्या यहाँ से n का कैलकुलेशन कर सकते हैं? n क्या होगा 30/15, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा तो n की वैल्यू आ गया। क्या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6 दैट इज इथेन। क्या हो जाएगा C2H6 इथेन। क्लियर है? किस बच्चे को डाउट इसमें? एक और इसी तरीके का क्वेश्चन दे। हाँ बोलो। n कोई एक नंबर बता रहा है, जो सिंपलेस्ट रेशियो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का जो रेशियो की बात करता है। जैसे अगर मान लो कि C6H6 की बात करते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या CH, तो n क्या हो जाएगा इन दोनों का रेशियो 6 हो जाएगा। लिख लिया? लिखे ही नहीं क्वेश्चन? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा आपको लिखना है कि फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 90 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास कितना है 90 ग्राम पर मोल एंड द गिवन परसेंटेज एज, डायरेक्ट अब लिखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परसेंटेज है 20/9, कार्बन का है 240/9 एंड ऑक्सीजन इज 640/9। ये उसके परसेंटेज है और ये एलिमेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। सॉल्व करो इसको, तुम लोग भी अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करो। पहला स्टेप गिवन परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, तो ये 20/9 है डिवाइड बाय 1, ये कितना आ जाएगा 20/9। कार्बन का परसेंटेज है 240/9 और एटॉमिक मास है 12, 249/12, ये भी कितना आएगा बोलो 20/9 आ जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज है 640/9 डिवाइड बाय 16, ये क्या होगा 40/9। तो ये उसके क्या आ गए रेशियो यहाँ पर आ गए। अब इसको हम कंपेयर करें कि स्मॉलर वैल्यू कौन है, तो स्मॉलर वैल्यू कौन सा है 20/9।
उसे क्या करो, सबको डिवाइड कर दो। तो 20/9 डिवाइड बाई 20/9, इसकी वैल्यू 1। 20/9 डिवाइड बाई 20/9, इसकी वैल्यू 1। 40/9 बाई 20/9, इसकी वैल्यू 2। तो ये रेशियो आ गया, है आसान। तो यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCO2, गुड। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, 1 + 12 + 16 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना। नेक्स्ट रुक जाओ, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना गिवन है इसका, 90। तो n का कैलकुलेशन हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, 90/45 क्या हो जाएगा, 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे, क्या होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू 2 आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला HCO2, तो एंड द फॉर्मूला इज H2C2O4, इसी को कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है।